हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के तहत हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट नॉलेज, और इसके पहले वीडियो में हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, तो इसका परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इंपॉर्टेंट समितियां, 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं, पंचायती राज की क्या संरचना होती है, मतलब त्रिस्तरीय होती है, तो त्रिस्तरीय में किस किस लेवल पे संरचना होती है, वो सब चीज हमने देखा था। फिर यह क्या कार्य करती है, और सबसे लास्ट में हमने देखा था इसका महत्व। तो आज की वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए इसके पोर्शन डिस्कस करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायती राज पे बेस्ड एमसीक्यू। तो देखिए, इसमें हम लोग सोर्सेज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारे सिलेबस में दिया गया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि ग्रामीण विकास में इसका क्या योगदान रहता है, मतलब कि इसका क्या रोल रहता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक ग्रामीण विकास में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोत, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे पॉइंट्स देखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं, जिसको पीआरआई भी बोला जाता है, इसके प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। जाहिर सा बात है, जो हमने देखा था 29 कार्य विषय हैं, ये 29 कार्य करने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता होती है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया था, ताकि राज्य सरकार और पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश की जा सके। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन भी 73वें संविधान संशोधन के तहत ही इस्टेब्लिश किया गया था, और ये खास पंचायती राज के लिए ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल सोर्सेज। तो सबसे पहला है आंतरिक राजस्व स्रोत। ये वे धनराशि हैं जो पंचायतें सीधे स्थानीय जनता से एकत्रित करती है, यानी कि कलेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ कुछ दिया गया है। सबसे पहला है कर यानी टैक्सेस। तो ये लोकल टैक्सेस होते हैं, जैसे मकान कर हो गया, संपत्ति कर, व्यवसाय कर और बाजार कर। तो इन सब चीज़ों पे कुछ ना कुछ टैक्स पे करना होता है, और वो लोकल पंचायत ही कलेक्ट करती है। दूसरा है आपका शुल्क, यानी कि कुछ फीस और चार्जेस। जैसे मेले लगते हैं गांव में, तो उसके लिए आपको कोई फ़ी या फिर चार्ज पे करना होता है। दुकानें लगाने के लिए आपको कोई ना कोई शुल्क देना होता है। जल आपूर्ति के लिए भी आपको कोई ना कोई चार्ज देना पड़ता है। और स्वच्छता पर शुल्क, जैसे कि शहर में आपने देखा होगा, जो नगर निगम होती है कचरा कलेक्ट करती है, आपके घर पे आती है कचरा कलेक्ट करती है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ी देते हैं या फिर एक चार्ज देते हैं, जिसके एवज में वो लोग हमको रिसीट देते हैं। उसके बाद है टोल्स। तो जैसे सड़क हो गया, पुलों, नाव घाटों पर वसूले जाने वाला शुल्क। और सबसे लास्ट में है किराया व पट्टा, यानी कि रेंट एंड लीजेस। जैसे पंचायत की भूमि हो गई, कोई खाली ज़मीन है, वो तो सरकारी ज़मीन है, तो उसको अगर किसी काम के लिए दिया जा रहा है तो वो रेंट बेसिस पे दिया जाता है। तालाब हो गया मत्स्य पालन करने के लिए, तो कुछ सर्टन डेज के लिए लिया जाता है, तो वो लीज पे या फिर रेंट भी पे कर सकते हैं। और सामुदायिक भवन यानी कम्युनिटी हॉल्स, जो सामुदायिक भवन होते हैं एक गांव में, उसको बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों उसको रेंट पे लिया जाता है? या तो उस पे आप फसल रख सकते हैं, अपना कटा हुआ जो फसल होता है किसान, वो स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए आपको रेंट पे करना होगा। या फिर शादी विवाह रहा, कोई फंक्शन रहा, तो उसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये शहर तो है नहीं, शहर में आपका बैंक्वेट हॉल रहता है, एक सर्टन फ़ी पे करिए, चार्ज पे करिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन गांव में हमें वो बैंक्वेट हॉल जल्दी देखने को नहीं मिलता, तो ये लोग सामुदायिक भवन को ही क्या करते हैं, रेंट पे लगा देते हैं, क्योंकि बाकी दिन वो खाली ही रहता है, तो क्यों ना शादी में वो इस्तेमाल हो जाए, इसीलिए वहाँ पे वो लोग रेंट बेसिस पे उसको दे सकते हैं। अब चलिए दूसरा स्रोत हम लोग देखते हैं। तो सरकार से अनुदान, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि। तो केंद्र सरकार भी पंचायतों को कुछ धनराशि देती है, और राज्य सरकार भी देती है, दोनों सरकार मिलकर देती है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के अनुदान, यानी 14वां 15वां वित्त आयोग आदि, अभी तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जैसे कि मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और एनआरएलएम यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो अनुदान आता है, वह भी पंचायतों को मिलता है। ये भी उनका एक वित्तीय स्रोत है। और सबसे लास्ट में है विशेष उद्देश्य अनुदान, यानी कि किसी खास काम के लिए कुछ अनुदान मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, या फिर आवास के लिए। तो ये सब सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है। तीसरा है कि आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत इसका गठन किया गया था, तो वो भी फंड प्रोवाइड करती है। कैसे? प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन यह सिफारिश करता है कि राज्य की आय पंचायतों
के साथ कैसी बांटी जाए। तो जो स्टेट का जो अर्निंग होता है, जो भी रेवेन्यू होता है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन यही सरकार को राय देती है कि ये जो हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है स्टेट का, वह पंचायतों के साथ कितना और कैसे उनको देना चाहिए, क्योंकि पंचायतों को भी हमें कुछ ना कुछ फंड्स देना है काम करने के लिए। फिर करों का हस्तांतरण यानी कि टैक्स का जो डिवोल्यूशन होता है, जैसे कि बिक्री कर, सेल्स टैक्स हो गया, उत्पाद शुल्क या फिर स्टैंप शुल्क, ये सभी चीज़ पंचायतों को भी दिया जाता है, उसका कुछ हिस्सा दिया जाता है। कुछ करों को पंचायतों को सौंपा जाता है, जैसे हमने ऊपर कुछ टैक्सेस देखे थे, वो पंचायतों को ही सौंप दिया जाता है। अब चौथा किस तरीके का स्रोत है, तो केंद्रीय वित्त आयोग से अनुदान। ये तो हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिल गया, अब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी कुछ ना कुछ अनुदान देती है, जैसे कि अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग प्रावधान करता है, जो केंद्र के करों यानी कि सेंट्रल जो टैक्सेस होते हैं उसका हिस्सा राज्यों और पंचायतों को देने की सिफारिश करता है। 14वां वित्त आयोग 2015 से 20 में राज्यों का हिस्सा 42% किया गया था, जिसमें पंचायतों को भी हिस्सा मिलता है। तो जो 42% आता है स्टेट को टैक्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स का जो ग्रांट आता है, उसमें 42% स्टेट पूरा अपने पास नहीं रखती, बल्कि उसको पंचायतों तक भी पहुंचाती है, उसका एक सर्टन अमाउंट वो स्टेट फाइनेंस कमीशन उसको बताता है कि कितना जाना चाहिए। उसके बाद 15वां वित्त आयोग 2021 से 26 स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य हेतु बंधित अनुदान पर जोर देता है, मतलब कि इस पे ये एम्फसाइज करता है कि खास करके आप स्वच्छता के लिए कुछ अलग से फंड एलोकेट करिए पंचायतों को, पेयजल के लिए और स्वास्थ्य के लिए। इन सब चीज़ पे 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष थे एन के सिंह, उन्होंने इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। अब अगला क्या सोर्स है, ऋण एवं अन्य स्रोत। तो ऋण भी ये ले सकती है और बाकी भी अदर सोर्सेज होते हैं, जैसे कि पंचायतें राज्य सरकार या फिर बैंकों या सहकारी समितियों से अनुमति लेकर ऋण ले सकती है। तो ये राज्य सरकार से भी लोन लेती है पंचायत, बैंक से भी ले सकती है और सहकारी समिति से भी। दूसरा क्या है, व्यक्ति, एनजीओ या फिर संस्थानों से विकास कार्यों के लिए दान भी आता है इनके पास। और सबसे लास्ट में है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से प्राप्त धन। तो इंटरनेशनल जो एजेंसी होती है उससे डायरेक्ट पंचायत नहीं पहुंच सकते हैं, वह राज्य या फिर केंद्र सरकार के माध्यम से ही वहां पे अप्रोच करेंगे, तभी जाके उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी पंचायत है वह वर्ल्ड बैंक को बोलेगा कि मुझे लोन दे दो, वर्ल्ड बैंक देखेगा कि भैया पंचायत का क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो चुका पाएगा कि नहीं। इसीलिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं जाती, पहले स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पंचायत के ऊपर जो बॉडी है वह स्टेट गवर्नमेंट है और उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ग्राम पंचायत यानी कि गांव लेवल पे जो होती है, ये बेसिकली लोकल टैक्सेस से ही इनका अर्निंग होता है, फीस और जो रेंट्स होते हैं। पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होता है, ये ज़्यादातर किस चीज़ पे निर्भर करती है, इसके पास कहाँ से फंड आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अनुदान या फिर कोई योजना में फंड आता है वही उसी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जिला परिषद यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट इसको फंड मिलता है, फाइनेंस कमीशन से और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से। और सबसे लास्ट में है ग्राम सभा। तो देखिए ग्राम सभा क्या इसमें देखती है, उसको कोई फंड की ज़रूरत नहीं होती वो, क्योंकि वो लोग होते हैं जो वोट करके और निर्णय लेने में वो साथ दिवाते हैं। वो क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें पारदर्शिता जो है, जो भी फंड आ रहा है पंचायत समिति के पास या फिर जिला परिषद के पास, वह फंड जो है, वो पैसे जो हैं उसमें पारदर्शिता मेंटेन रहे, कि कहीं इधर उधर लोग उसको इस्तेमाल ना कर लें। तो पंचायती राज के जो वित्त के स्रोत होते हैं, उनका अपना रेवेन्यू जो कि टैक्स से आता है, गौ सरकार की तरफ से अनुदान, फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो उनको हस्तांतरण होता है, और लोन्स या फिर डोनेशन, ये सब मिलके पंचायती राज फाइनेंस का पार्ट बनते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप इन सब चीज़ को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया कि पंचायती राज कैसे कार्य करती है, उसके पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अब उनसे जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां भी हैं जो पंचायती राज हमेशा फेस कर रही हैं, जैसे कि अपर्याप्त धन की समस्या। तो पंचायतें वित्तीय सहायता के लिए राज्य या फिर केंद्र सरकार पर बहुत अधिक निर्भर रहती है। उनके पास अपना राजस्व स्रोत जैसे कि स्थानीय कर और शुल्क बहुत ही सीमित होता है। ऐसा नहीं कि जो लोकल टैक्सेस होता है या फिर कुछ फीस होता है वो इतना उनको प्राप्त हो जाता है कि वह कुछ विकास कार्यक्रम कर सके, वो फिर भी आपका राज्य और केंद्र सरकार पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या। दूसरा क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप। जैसे पंचायतों के कई निर्णय स्थानीय विधायक, सांसद या फिर राजनीतिक दलों के प्रभाव में होते हैं, जिससे उनकी स्वायत्ता कम होती है। पंचायत बॉडी बना तो दिया गया है, लेकिन उसमें फिर भी जो स्थानीय विधायक होते हैं या फिर स्थानीय सांसद होते हैं, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इनके परमिशन के बगैर वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, प्रशासनिक क्षमता की कमी। जैसे पंचायतों के पास अक्सर प्रशिक्षित कर्मचारी
और आधुनिक संसाधन जैसे कि कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, कार्यालय, बहुत जगह तो देखने को मिला है कि ऑफिस भी नहीं रहता। अब ये हमने पंचायत वेब सीरीज़ में देखा है कि वहाँ एक बेहतर ऑफिस रहता है, ये सब चीज़ रहता है, लेकिन ऐसा रियली में पंचायत नहीं होता है। आप लोग अगर अपने गाँव में देखते होंगे, अब तो खैर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, लेकिन फिर भी लोग फेस कर रहे हैं कि वहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर नहीं, मॉडर्न कंप्यूटर कहने का मतलब कंप्यूटर है लेकिन वो ऑन नहीं है, ना ही वहाँ इंटरनेट है, कई जगह तो ऑफिस भी नहीं होता। कोई पुराना स्कूल वगैरह रहा, उसी के क्लासरूम में पंचायत का ऑफिस बना दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ इम्प्रूव हो रही है, जिससे सेवाओं का प्रभावी वितरण प्रभावित होता है। अगर ये सब चीज़ वहाँ पे स्थिति नहीं रहेगी अच्छी, तो जाहिर सा बात है सेवाओं का जो वितरण है वह ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। और क्या समस्या ये लोग झेल रहे हैं? भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग। देखिए, ग्राम सभा के माध्यम से होता है, लेकिन फिर भी करप्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे जैसे कई पंचायतों में भ्रष्टाचार हो गया, पक्षपात होता है और सरकारी धन का दुरुपयोग जैसे गंभीर समस्याएं बनी रहती है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, हमें देखने को मिलता है कि वहाँ भ्रष्टाचार क्यों है, कि क्योंकि भैया वहाँ पे पक्षपात बहुत है, जातिवाद बहुत है। तो इन सब के कारण जो सरकारी धन होता है उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगली समस्या है उच्च जातियों का प्रभुत्व। तो जैसे कई गाँवों में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ऊंची जाति का प्रभुत्व होता है, जबकि दलितों और आदिवासी जैसे वंचित वर्गों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। तो ये हमें अक्सर देखने को मिलता है। अगला कौन सा समस्या है? लैंगिक असमानता। महिलाओं के लिए आरक्षण मिलने के बावजूद कई बार उनके अधिकार जो होते हैं पुरुष परिजन नियंत्रित करते हैं, जिसे सरपंच पति कहा जाता है। तो ये हमने पंचायत वेब सीरीज में देखा था कि वो एक्चुअली पंचायत प्रधान जो होती हैं उनकी वाइफ होती हैं, नीना गुप्ता जी, लेकिन फिर भी प्रेजेंट कौन करते हैं? तो उसके हस्बैंड मुखिया जी, प्रधान जी। तो ये लैंगिक असमानता हमें वाकई में देखने को मिलता है। उस वेब सीरीज में बहुत सारी चीज़ें एकदम रिलेट करके दिखाया गया है। और अगला कौन सा समस्या है? तो जागरूकता और शिक्षा की कमी। कई ग्रामीण पंचायती राज के अंतर्गत अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनजान रहते हैं। अशिक्षा से उनकी भागीदारी और कम हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, ग्राम सभा के पास बहुत पावर होता है। वह सिर्फ वोट देके मुखिया को चुन नहीं सकते हैं, बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी वह पार्ट ले सकते हैं। लेकिन उनके पास ये जागरूकता नहीं है और शिक्षा नहीं है, तो इस चीज़ का वो इस्तेमाल नहीं करते। अगला कौन सा समस्या है? तो अपर्याप्त अधिकार हस्तांतरण। राज्य अक्सर पंचायतों को वास्तविक अधिकार और कार्य सौंपने में हिचकिचाते हैं, और नियंत्रण राज्य की नौकरशाही के पास हुई होता है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स कहने का मतलब आईएएस आईपीएस, उनके पास ही ये सब चीज़ रहता है। तो बहुत ज़्यादा ये पंचायतों को पावर नहीं देते हैं। अगला चुनौती कौन सा है? कमजोर ग्राम सभा। तो देखिए, ग्राम सभा जो होती है पंचायती राज की नींव होती है, लेकिन कई जगह इसकी बैठकें अनियमित और कम भागीदारी वाली होती है। मैंने अभी यहाँ बताया कि ऊपर में यहाँ पे मैंने बताया था कि लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोग ग्राम सभा का पावर नहीं जानते हैं, इसीलिए वह कमजोर होती है। और उसमें क्या होते हैं, कुछ लोग ही उस चीज़ को डोमिनेट करते हैं। और सबसे लास्ट में है क्षेत्रीय असमानताएं। जैसे विकसित राज्यों की पंचायतें बेहतर काम करती है, लेकिन पिछड़े राज्यों में गरीबी, अशिक्षा और संसाधनों की कमी से उनकी भूमिका कमजोर होते जाती है। इसीलिए हम लोग पंचायती राज जो मुखिया होते हैं उनको बहुत बड़े लेवल का गवर्नमेंट नहीं मानते, लेकिन जब उसको 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला है, तो उसको उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि एक स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बराबर नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इनको अधिकार देना चाहिए। ये सिर्फ बेसिकली पेपर पे ही होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वहाँ पे ज़्यादातर आपका नौकरशाही, विधायक और सांसद ही कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका। तो सबसे पहला क्या है इसका भूमिका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा। पंचायती राज यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, बल्कि इससे जमीनी स्तर पर जनता के बीच बांटा जाना चाहिए। यह ग्रामीणों को अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार देता है। तो देखिए, विकेंद्रीकरण का मैंने बताया था, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाया था आप लोग को पार्ट 1 में। सेंट्रल के पास जो पावर है वह धीरे धीरे वह नीचे बांटती जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा, जो भी स्कीम का फ़ायदा मिलना है यह ग्रामीण लोगों को ही मिलना है। तो क्यों ना उनको हम लोग पावर दे दें कि वो अपनी समस्याएं कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। बाकी के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन इन्हें भी उन्हें पावर दे दिया। तो यह क्या, इससे क्या सुनिश्चित होता है कि गांव के लोग अगर अपने खुद विकास के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका विकास बेहतर हो सकता है। दूसरा, किस तरीके से ये ग्रामीण विकास में मदद करती है? तो विकास कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन। तो जो भी विकास कार्यक्रम होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई योजना आई या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई योजना आए, तो वह ग्रामीण जो पंचायत होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके माध्यम से वो बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। जैसे पंचायतें स्थानीय विकास योजनाएं बनाती हैं
और लागू करती हैं, जैसे पेयजल हो गया, सिंचाई हो गया, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये गांव में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रमुख संस्था होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के ये स्कीम भेजा कि वह किसी एक कृषि से होगा, लेकिन गांव में पहुंच रहा है, गांव में पता चला कि वहाँ भैया समस्या कृषि का नहीं है बल्कि किसी और चीज़ का, आधारभूत संरचना का है। तो वो क्या देखेगी, वो उसे लागू नहीं करेगी, बोलेगी कि यहाँ कृषि में बहुत अच्छी उत्पादकता हो रही है, हमें यहाँ जो समस्या है उस चीज़ के बारे में आप कोई स्कीम है तो बताइए। तो फिर उसके बाद आएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, उस चीज़ को यहाँ पे लागू किया जाएगा। तीसरा, किस तरीके से यह ग्रामीण विकास में योगदान देती है, तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। जैसे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हो गया मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से पंचायतें ग्रामीण रोजगार सृजित करती है और आधारभूत संरचना विकसित करती है और गरीबी घटाती है। तो मनरेगा के तहत 100 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा, तो जाहिर सा बात है उसमें थोड़ी बहुत गरीबी तो दूर होगी। उसके बाद अगर सड़क बन जाएगा तो उस गांव की कनेक्टिविटी जो है नज़दीकी मार्केट या फिर शहर से बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मकान मिल रहा है तो उनकी दयनीय स्थिति ठीक हो जाएगी, उनको छत मिल जाएगा रहने के लिए, तब वो बाकी फैक्टर पे सोच सकेंगे। उसके बाद अगला क्या योगदान है पंचायती राज का, तो सामाजिक न्याय और समावेशन, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए आरक्षण शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो देखिए, रिजर्वेशन देने से क्या होता है कि उनकी भागीदारी जो है वह बढ़ जाती है, जिससे समानता और न्याय को बढ़ावा मिलता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, तो स्थानीय आधारभूत संरचना का विकास, जैसे पंचायतें सड़कें, कुएं, तालाब, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करती है, जिससे ग्रामीण को सीधा लाभ मिलता है। तो देखिए, वह अगर वहाँ के मुखिया हैं, वह अगर ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, कुएं, तालाब, ये सब चीज़ उस जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है वहाँ पे आधारभूत संरचना का विकास तो हो रहा है। अगला है कृषि विकास। तो कृषि कैसे विकास कर रहा है, पंचायतें उसमें कैसी मदद करती हैं, तो पंचायतें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। उनको पता है कि यहाँ पे भैया लोग जो है सिंचाई का साधन यहाँ पे कुछ है नहीं, लोग मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट रहने से यहाँ की उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, तो हमें कुछ ना कुछ इसका अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प सोचना है, हमें प्रदान करना है। तो वो सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती है, सहकारी खेती को बढ़ावा देती है, कृषि मंडियों का प्रबंधन कराती है और आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं महिला सशक्तिकरण। तो ये किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। महिलाओं के लिए 33% से 50% आरक्षण के साथ पंचायती राज ने उन्हें निर्णय निर्माण में भाग लेने का अवसर दिया है, जिससे उनका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है। देखिए, ये इन्होंने प्रोवाइड तो किया है कि महिलाओं के लिए मिनिमम 33% होना चाहिए और मैक्सिमम 50% अभी तक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है कि महिलाएं के लिए सीट रिजर्व किया गया है, महिलाएं इलेक्शन लड़ती हैं, वो जीत भी जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, जैसे हमने समस्याएं में पढ़ा था लैंगिक असमानता, उसमें पुरुष ही वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके हस्बैंड ही वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर परिवार के कोई सदस्य। लेकिन ये सरकार कोशिश तो कर रही है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रिजर्वेशन देके। उसके बाद अगला है सरकारी योजनाओं की बेहतर पहुंच। पहले क्या होता था कि जब पंचायती राज का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, उस समय क्या हो रहा है, डायरेक्ट वो स्कीम आता था, उसको लागू करने, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन जब से यह संवैधानिक दर्जा इसको मिला है पंचायतों की, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे पंचायतें सरकार और जनता के बीच अंतिम स्तर की कड़ी होती है, जिससे योजनाओं का लाभ गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग तक पहुंचते हैं। हाशिए पर रहने वाले वर्ग कहने का मतलब कि ऐसे लोग जो हर चीज से वंचित हैं, बहुत ज्यादा ही गरीब हैं। उसके बाद लास्ट में क्या है, पारदर्शिता और जवाबदेही। ग्राम सभा की बैठकों से लोग पंचायत के कार्यों पर नजर रख सकते हैं। जैसा कि ग्राम सभा अगर अपना पावर जान जाए तो पंचायत के जो भी कार्य हो रहे हैं उस पर वो डायरेक्टली नजर रख सकते हैं और सवाल उठा सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग में कमी आती है। तो जो उस गांव की पॉपुलेशन है यानी कि वयस्क पॉपुलेशन जो ग्राम सभा का निर्माण करती है, वो सभी कुछ देख रही है कि फंड कैसे यूटिलाइज हो रहा है और किस तरीके से कोई भी स्कीम लागू किया जा रहा है, तो उसमें भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग जो है वह जाहिर सा बात है कम होगा। और सबसे लास्ट में ये किस तरीके से ग्रामीण विकास में योगदान देती है, तो लोकतंत्र और संघवाद की मजबूती प्रदान करती है। पंचायती राज स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाकर भारत की संघीय संरचना को मजबूत करता है और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को गहराई देता है। तो देखिए, ये वर्ड जो है फेडरलिज्म, ये हमने देखा था। फेडरलिज्म मतलब बेसिकली क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 7वीं अनुसूची में हमने पढ़ा है कि जो 3 तरीके के होते हैं सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
तो सभी के लिए, सभी लेवल के गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ जो विषय हैं वो बनाए गए हैं। उसमें क्या है कि राज्य सरकार के जो विषय दिए गए हैं उस पे राज्य सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, केंद्र सरकार अपने पास कुछ विषय रखे हैं उस पे सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, और यहाँ पे अगर पंचायती राज को, जो सबसे निचले स्तर की सरकार होती है, उसके पास भी कुछ ना कुछ पावर है, वो लोग भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जाहिर सा बात है, फेडरलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और डेमोक्रेसी को भी ये बढ़ावा दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। पंचायती राज ग्रामीण विकास की रीढ़ है। अगर हमें किसी गांव को डेवलप करना है तो वहां पे हमें एक संवैधानिक संस्था स्थापित करना होगा, जो हमने 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देके एक गांव लेवल पे हमने एक संस्था डेवलप किया था। यह जन सहभागिता यानी कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। पंचायती राज के बिना ग्रामीण विकास अधूरा है। देखिए, पंचायती राज अगर वो संस्था वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है तो जाहिर सा बात है, जो भी स्कीम्स आएंगे या फिर वहाँ के जो विकास कार्यक्रम रहेंगे उनकी डायरेक्ट देख रेख में रहेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग हमेशा नहीं आ रहे हैं उसको देखने के लिए, वो उन्होंने बस स्कीम भेज दिया। अगर ये केंद्रीकृत होता तो उन्होंने स्कीम भेज दिया और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है ठीक तरीके से उसका देखभाल नहीं होता। लेकिन वहीं पे जब हमने एक सरकार बना दिया, जिनको हमने जिम्मेदारी दे दिया कि नहीं, इसके विकास के लिए डायरेक्ट आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जाहिर सा बात है वह जगह डेवलप करेगी। अब चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए किस प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये हम सभी को पता है, इसका राइट आंसर होगा 3 टियर्स गवर्नमेंट, मतलब ब्लॉक लेवल पे, ग्राम लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 40, तो ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसमें भी पंचायतों की स्थापना की ही बात की गई है, लेकिन ये आपके लिए बाध्य नहीं था। अगर आप सक्षम हैं, अगर कोई राज्य सक्षम है, तब वहाँ पे वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद जो पंचायतों को एकदम वो मैंडेटरी हो गया है कि आपको एस्टैब्लिश करना ही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होगा आंसर। आर्टिकल 243 में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायतों को एस्टैब्लिश आपको करना है 3 स्तर पे, 3 स्तरीय पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्राम लेवल पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? तो यहाँ बोल रहे हैं निर्देश देने के लिए, ना कि बाध्य करने के लिए, तो इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के तहत यह एक निर्देश के रूप में दिया गया है कि अगर आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस समिति ने ग्रामीण विकास योजना में पंचायती राज की भूमिका पर जोर दिया था? तो अशोक राय मेहता समिति ने भी यह जोर दिया था, जीवी के राव समिति ने भी और एल एम सिंघवी समिति ने भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 साल। ग्राम सभा किनसे मिलकर बनी होती है? तो ये गांव के सभी वोटर्स के द्वारा, यानी कि गांव के सभी मतदाता के द्वारा यह ग्राम सभा का निर्माण होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 243 जी। इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास, मतलब पंचायतों को यह पावर मिला है कि वह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बना सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पंचायतों के वित्त का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 243H। देखिए, ये राज्य विधानमंडल द्वारा ही तय किया जाता है और इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल ने क्या प्रावधान किया है कि पंचायतें जो हैं वह लोकल टैक्सेस, फी और ये सब जो होता है उसके तहत वह टैक्स वसूल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कौन कराता है? तो ये हमेशा स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। अब अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 33%। मिनिमम 33% है ही।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के लिए वित्तीय विवरण की सिफारिश कौन करता है? तो वह स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। पहले स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन डायरेक्ट पंचायत के लिए नहीं करता है, बल्कि वो स्टेट के लिए करता है। पंचायतों के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1959। 1993 यहाँ इसलिए नहीं होगा कि यहाँ सवाल में पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत, तो ये हुआ था 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामीण विकास में पंचायती राज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह क्या करता है? लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, गरीबी उन्मूलन योजनाएं लागू करता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमारे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के सब्जेक्ट नॉलेज में दिया गया था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। देखिए, ये बड़ा टॉपिक था, इसीलिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिस्कस किया और उस पे बेस्ड हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अब बहुत जल्दी हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।